तो भैया दिल्ली चुनावों के रिजल्ट फाइनली आ चुके हैं और इस बारी भी कांग्रेस को मिला है 0 अंडा। एक भी सीट नहीं जीत पाई है। ये एक टाइम पर राज किया करते थे दिल्ली में, आज इनकी ये दुर्दशा है। और जब कुछ दिनों पहले मैंने लोगों से पूछा कि भाई दिल्ली में किसे जिता रहे हो, तो लोग मेरे से पलट के बार बार पूछे कि केशव भाई कांग्रेस क्यों नहीं जीत पा रही, कुछ तो बताओ। तो भाई मैं आपको उतना बता देता हूं जितना मेरे को पता है, सीमित रूप में। मेरी जानकारी अच्छी खासी है इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड में, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी ऑडियंसेस है और जो लोग इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम भी करते प्रोफेशनली। तो मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने मेरे को साफ बता दिया कि केशव भाई, जिस काम के लिए बीजेपी हमें 3 लाख रुपए दे रही है, फॉर एग्जांपल मान लो एक रील अपलोड करनी है बीजेपी को प्रमोट करते हुए सटली या एक्सप्लिसिटली, तो उसके बीजेपी अगर हमें 3 लाख रुपए दे रही है तो आम आदमी पार्टी हमें दे रही है 1.5 लाख रुपए। और कांग्रेस पता है कितने दे रही है, गेस कर लो जरा, 30,000 रुपए। कितने? 30,000 रुपए। ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज्यादा भाजपा खर्च कर रही है इन्फ्लुएंसर प्रोपेगेंडा पे एज अपोज टू कांग्रेस। और उन्होंने तो मेरे को ये बताया कि भाई ये जो 30,000 भी है ना, ये भी कांग्रेस वालों को पता है कि भाई जीतना तो हमें है नहीं, तो ये लोग आपस में बांट के खा जाते हैं। तो कह रहे इसलिए कोई इन्फ्लुएंसर इनको प्रमोट करके राजी नहीं है। ये हाल है इन्फ्लुएंसर जगत में। ये मैं आपको इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड का डेटा बता रहा हूं। अब आप बोलोगे भाई सोर्स क्या है इसका, तो भैया सोर्स मेरे कॉन्टैक्ट्स है, मैं उनका नाम आपके सामने नहीं बता सकता। और ये सब ढकी छुपी बातें होती है, एक्सप्लिसिटली तो कोई बोलेगा नहीं कि बीजेपी ने मेरे को पैसे दिए मैं प्रमोट कर रहा हूं, कांग्रेस ने मुझे पैसे दिए मैं प्रमोट कर रहा हूं। लेकिन आपके अगर जानकार हो इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड में, तो आप ये सेम बात उनसे पूछ लेना और वो जो बताए आप मेरे को कमेंट्स में बता देना। ये ही एक्चुअल रियलिटी है। और मैं कोई डेटा सोर्स इसलिए भी साइट नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज कैसे खर्चा करते हैं, कहां से पैसा आता है, ये प्रोसेस कोई इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है। अब आप जैसे एग्जांपल ले लो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, ये जब मोदी सरकार की पैरवी कर रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड केस में, तो ये सुप्रीम कोर्ट में क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई नागरिकों को तो अधिकार ही नहीं है ये जानने का कि पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग कहां से आ रही है। आई मीन जस्ट इमेजिन दिस। कह रहे राइट टू नो इज नॉट ए जनरल राइट अवेलेबल टू सिटीजंस। और बोल रहे थे द इन्फ्लुएंस ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय कंपनीज टू पॉलिटिकल पार्टीज ऑट नॉट टू बी एग्जामिन्ड बाय दिस कोर्ट। मतलब मैं तो कहता हूं कभी आप पढ़ोगे ना इन जजमेंट्स को तो आपको दिखेगा यार बीजेपी कितनी एम्बैरेसिंग सी पार्टी है। बट इन एनी इवेंट हम शिफ्ट कर रहे टॉपिक से। माय पॉइंट इज कि मैं आपको सोर्स इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि ये हाल है इस देश के अंदर। तो जो इनफॉर्मल मार्केट्स में जो काम चल रहा है, मैं जितनी जानकारी रखता हूं आपको उतना ही बता सकता हूं। और मैं इस बात पर बार बार जोर क्यों दे रहा हूं कि भाई पैसा मैटर करता है, क्योंकि अगर आप इसी इलेक्टोरल बॉन्ड जजमेंट को आगे पढ़ोगे तो आपको दिखेगा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई ऐसा बिलीव किया जाता है कि मनी डज नॉट वोट बट पीपल डू। पैसा थोड़ी वोट करता है, पैसा जितना मर्जी बहा लो, अल्टीमेटली तो लोग ही वोट करते हैं। कह रहे हाउएवर स्टडीज हैव रिवील्ड द डायरेक्ट and indirect influence of money on electoral politics. The primary way, note the words, primary way through which money directly influences politics is through its impact on electoral outcomes. या तो खुली बात ही चल रही है इस बारे में। कह रहे one way in which money influences electoral outcomes कि भाई डायरेक्टली वोट ही खरीद लो। कह रहे another way in which money influences electoral outcomes is through incurring electoral expenditure for political campaigns. इसमें आपका इन्फ्लुएंसर वाला खर्चा भी आ गया। Campaigns have a measurable influence on voting behavior because of the impact of television advertisements, campaign events and personal canvassing. और उसके बाद कह रहे हैं एक इन्फॉर्म्ड वोटर होता है जिसको पता है पॉलिसीज के बारे में, कैंडिडेट के बारे में, एक अनइन्फॉर्म्ड वोटर होता है। कह रहे campaigns have an effect on the voting behavior of both an informed and an uninformed voter. दोनों पे फर्क पड़ता है इसका। कहते हैं फॉर एन अनइन्फॉर्म्ड वोटर इलेक्टोरल कैंपेन्स प्ले अ मच मोर परसुएसिव रोल इन इन्फ्लुएंसिंग इलेक्टोरल बिहेवियर बिकॉज कैंपेन्स थ्रो मोर लाइट ऑन कैंडिडेट्स। बल्कि मैं तो कहूंगा इवन सुप्रीम कोर्ट ने जो इस जजमेंट में लिखा है, अच्छी अच्छी बातें लिखी है, और जो अपोजिंग लॉयर्स थे कपिल सिब्बल वगैरह, उन्होंने भी बहुत अच्छे तर्क रखे हैं। पर अगर आपको रियली समझना है, एक इंटेग्रल व्यू चाहिए, एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क चाहिए इन सब बातों को समझने के लिए, तो आपको यूएस के एक प्रोमिनेंट स्कॉलर के वर्क को देखना पड़ेगा जो एम्पिरिकली काफी रिगरस है। उन्होंने यूएस के कॉन्टेक्स्ट में जहां पर डेटा अच्छे से अवेलेबल है और जहां खूब डिस्कशंस होते हैं, डेमोक्रेटिक और ओपन स्पेस है, फ्रीडम ऑफ द स्पीच है, फलाना ढीकना है, वहां उन्होंने एक रिगरस वर्क करा और रिगरस थ्योरी दी है जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज।
अपनी मैग्नम ओपस में थॉमस फर्गसन बोलते हैं कि भाई गोल्डन रूल क्या है पॉलिटिकल एनालिसिस का, कि भाई टू डिस्कवर हु रूल्स फॉलो द गोल्ड, माने ट्रेस द ओरिजिन्स एंड फाइनेंसिंग ऑफ द कैंपेन। और ये कोई सिंपल सी बात नहीं बोली है इन्होंने यहां पर। भाई आप जब भी किसी भी पॉलिटिकल एनालिसिस को देखते हो तो वहां पर आपको क्या सुनने को मिलता है? वोट बैंक पॉलिटिक्स। इस वोटिंग ग्रुप को अपीज कर दिया, उस वोटिंग ग्रुप को अपीज कर दिया। इम्प्लिसिट असम्पशन क्या चल रही होती है कि पॉलिटिकल पार्टीज का प्राइमरी मार्केट है वोटर्स, जहां वो कंपीट कर रहे हैं आपस में। थॉमस फर्गसन ने इसको चैलेंज करा, एम्पेरिकली एक्सटेंसिवली डॉक्यूमेंट करके यूएस में, इन माय ओपिनियन वेरी कन्विंसिंगली, कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज का मेन मार्केट वोटर्स नहीं है, उनका मेन मार्केट इन्वेस्टर्स है। बड़े बड़े पूंजीपति, पैसे वाले लोग, उनके कॉम्बिनेशन वो ढूंढते हैं और उनकी पॉलिसीज फिर इंप्लीमेंट करते हैं। और जो कंपीटिंग पॉलिटिकल पार्टीज है, दे आर एसेंशियली रिप्रेजेंटिंग कंपीटिंग इन्वेस्टर ग्रुप्स, दैट्स ऑल। जैसा कि लिखते हैं, द रियल मार्केट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज इज डिफाइंड बाय मेजर इन्वेस्टर्स हु जनरली हैव गुड एंड क्लियर रीजंस फॉर इन्वेस्टिंग टू कंट्रोल द स्टेट। Blocks of major investors define the core of political parties and are responsible for most of the signals the party sends to the electorate. और भाई कहते हैं, अगर आप नोट करोगे, ये क्लिंटन वगैरह का एग्जांपल देते हैं कि भाई डेमोक्रेट्स आए, उन्होंने भी नियो लिबरलिज्म फॉलो करा, रिपब्लिकन्स आए, उन्होंने भी नियो लिबरलिज्म फॉलो करा। ठीक है, सोशल इश्यूज में थोड़ा बहुत डिफरेंस था, बट फंडामेंटली पॉलिसीज तो सेम ही थी नियो लिबरलिज्म की, क्योंकि कंपीटिंग इंटरेस्ट ग्रुप्स में ये एग्रीमेंट था कि यही पॉलिसीज परस्यू करनी है। और जिन बातों पे जनरल पब्लिक का आपस में सहमति है लेकिन इस ग्रुप में नहीं है, वो बातें सिस्टमेटिकली एंटर ही नहीं करती डिस्कोर्स में। जैसे अमेरिकन पॉपुलेशन का हाई प्रायोरिटी पे कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर होना चाहिए, मिनिमम वेजेस बढ़नी चाहिए, ये काम करती ही नहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लिए या मिनिमम वेज उस हिसाब से बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये कंपीटिंग इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है, जो इन्वेस्टर ग्रुप्स है, ये दोनों ही पार्टी को जो सपोर्ट करते हैं उनके हित में नहीं है, तो ये बातें कभी आती नहीं है। और इसीलिए कई बारी इन लोगों को, वोटर्स को भी लगता है कि यार सारे एक जैसे ही है। वो जो बोलते हैं ना लोग कैजुअली एक जैसे ही है, उसके पीछे कुछ कारण होता है, और वो कारण ये है। और कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो रीअलाइनमेंट होता है वो इकोनॉमिक अपस्विंग्स और डाउन स्विंग्स में होता है, जिसमें इन्वेस्टर्स के आपस में एक दूसरे से पावर रिलेशंस चेंज हो जाते हैं, जिससे कि पॉलिटिकल गठजोड़ भी चेंज हो जाते हैं। मतलब आप अगर मेरे को कहो तो इस किताब के ऊपर एक्सक्लूसिवली करीब 1 घंटे का मैं पेड लाइव सेशन कर सकता हूं, क्योंकि आपको शायद ही कोई इन्फ्लुएंसर मिले जो ऐसी चीजों की बात भी करता हो। मीडिया में भी हार्डली आपको जिक्र मिलेगा इसका। आई एम नॉट इवन अवेयर कि इंडिया में किसी ने इंपेरिकली इसको टेस्ट करने की कोशिश की हो। तो इसको 2 मिनट जरा हम साइड में रख देते हैं, थॉमस फर्गसन को। इसके बारे में तो कोई डिस्प्यूट नहीं है कि जैसे बाकी डेमोक्रेसीज में होता है जो कि कैपिटलिज्म के अंडर सिचुएटेड है, भाई मनी डज बाय इलेक्शन, ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी है। और मैंने अपनी ट्वीट में पहले लिखा था कि भाई अंडर कैपिटलिज्म वेल्थ एंड मनी बायज इलेक्शन सच दैट द गवर्नमेंट इज मोस्टली ऑफ द वेल्दी, बाय द वेल्दी, फॉर द वेल्दी। तो क्या कोई तरीका है इसको करेक्ट करने का? मैंने पहले भी इसके लिए एक सजेस्टेड रिफॉर्म दिया था, उसको दोबारा मैं रीस्टेट कर देता हूं कि भाई अंडर अ केशव सिस्टम ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी फॉर एग्जांपल, पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन की फंडिंग का एकमात्र सोर्स होगा पॉलिटिकल कूपन्स, और ये कूपन इशू करेगा आरबीआई। मान लो 100 के डिनोमिनेटेड है कूपन्स, हर एडल्ट वोटर को, जो एलिजिबल वोटर है, उसके पास ये एक ही कूपन होगा एक इलेक्शन के लिए, और वो अपनी इच्छा की पॉलिटिकल पार्टी को उसको डोनेट कर सकता है। पॉलिटिकल पार्टी इस कूपन को लेगी, आरबीआई को देगी और बदले में नोट्स लेगी, और इसका पूरा हिसाब रखा जाएगा कि भाई इससे ज्यादा फंडिंग नहीं होनी चाहिए, जिसको जितने कूपन मिले। और ये जो कूपन्स है, इनकी ट्रेडिंग आपस में इंडिविजुअल्स में स्ट्रिक्टली बैंड होगी, वरना तो जिसके पास जो पैसे है वही सारे कूपन्स खरीद लेगा। तो कूपन्स की एक यूनिक आईडी हो सकती है, वो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करेंगे। इससे क्या होगा, हर इंडिविजुअल के पास इक्वल वोट है, वो तो है ही, अब इक्वल मॉनेटरी पावर भी है ऑफ फंडिंग दी पॉलिटिकल पार्टी। तो ऑब्वियसली फिर पॉलिटिकल पार्टीज जो नीतियां बनाएंगी वो किसके लिए बनाएंगी? जनरल पब्लिक के लिए, जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल कूपन्स मिले।
दिस विल इंश्योर कि गवर्नमेंट ऑफ द वेल्दी, बाय द वेल्दी, फॉर द वेल्दी ना हो, और ये जो इंपैक्ट है आउटसाइज मनी बाइंग इन्फ्लुएंस, इसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। आई मीन ये बेसिक ढांचा है, इसकी डिटेल्स कैन बी वर्कड आउट, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, डेमोक्रेटिक डिस्कशन हो सकता है, लेकिन मैंने एक ब्रॉड आउटलाइन दे दी कि भाई ये चीज को फॉलो अप कर सकते हो टू न्यूट्रलाइज द इंपैक्ट ऑफ मनी इन इलेक्शंस, जिससे कि जिस बंदे के पास पैसा नहीं है उसकी भी इक्वल वॉइस हो इन द पॉलिटिकल सिस्टम, सिर्फ नाम की ना हो, एक्चुअल में हो।